हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय नोट जेएस सीरीज़। तो चलिए इसी को सीरीज़ को कंटिन्यूस करते हुए आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी शुड यूज़ नोट जेएस। ओके। तो मतलब मार्केट में व्हाई टू चूज़ नोट जेएस एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, पाइथन है, अदर लैंग्वेजेस हैं। तो हमें नोट जेएस ही क्यों प्रेफर करनी चाहिए। ओके। तो पहला जो इसका कारण है कि नोड जेएस जो होती है वो सिंगल थ्रेडेड होती है। ठीक है। अब सिंगल थ्रेडेड होती है इसका क्या मतलब होता है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कि कोई मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। ठीक है। मान लीजिए जावा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई भी एक नई रिक्वेस्ट आती है, मान लीजिए ये एक C1 क्लाइंट है और ये एक और क्लाइंट है C2। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट करता है एक सर्वर के ऊपर कि यार मुझे कुछ डाटा फैच करके दे दो। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट को फैच करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि जितनी ही रिक्वेस्ट होती है, मान लीजिए दो क्लाइंट है तो दो रिक्वेस्ट करी उन्होंने, तो इन्हीं के लिए दो थ्रेड यहाँ पे बन जाते हैं। ओके। मान लीजिए एक ये थ्रेड हो गया और एक थ्रेड ये हो गया। अब क्या होता है कि उसमें हर एक बार जो सर्वर होता है एक नया थ्रेड क्रिएट करता है या फिर वेट करता है कि जब तक कोई अवेलेबल थ्रेड होता नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि यार एक थ्रेड पूल होता है इसके पास एक, जिसमें से अदर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं अभी हम जावा की। तो उसमें क्या होता है कि यार एक थ्रेड पूल पहले से उनका डिफाइन रहता है लिमिटेड साइज का, जिसमें से वो अगर कोई भी एक नई रिक्वेस्ट आती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक नए थ्रेड की रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या होता है कि कभी-कभी तो उन्हें डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन अगर कभी-कभार थ्रेड नहीं अवेलेबल होते हैं तो उनको जब तक कि थ्रेड अवेलेबल ना हो जाए तब तक उन्हें वेट करना पड़ता है। जबकि अपोज़िटली नोड.जेएस में क्या होता है कि नोड.जेएस में ये प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। ठीक है। अब नोड.जेएस के पास इससे मल्टीपल थ्रेड पे काम नहीं करता। नोड.जेएस के पास एक सिंगल थ्रेड होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 क्लाइंट थे यहाँ पे, C1 मान लीजिए और एक और क्लाइंट मान लीजिए C2। ठीक है। अब यहाँ पे नोड जेएस के पास एक सिंगल थ्रेड होता है, सिंपल एक ही थ्रेड होगा यहाँ पे। अब जैसे कि ये वाली रिक्वेस्ट आई, ठीक है, पहले इसने रिक्वेस्ट करी तो ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को लेगा और एक इसके पास एक क्यू होती है। ठीक है। अब एक क्यू है। अब ये इस रिक्वेस्ट को इस क्यू के अंदर डाल देगा और अब ये क्या करेगा, इसको वेट नहीं करेगा कि यार कि मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना। कि अगली जैसे कि ये पहली रिक्वेस्ट आ गई, इसने इसको क्यू में डाल दिया और सडनली ये क्या करेगा, अगली रिक्वेस्ट को भी लेगा और उसको भी इवेंट क्यू के अंदर डालता जाएगा। ठीक है। इवेंट क्यू क्या होती है ये हम इलाबोरेट नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए एक समझ लीजिए कि एक क्यू होती है जिसके अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उन सबको ये रजिस्टर्ड करता जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए दो रिक्वेस्ट आई। ठीक है। अब दो रिक्वेस्ट आई तो ये दो रिक्वेस्ट को इसके अंदर रजिस्टर्ड कर देगा और उसके साथ एक कॉल बैक को अटैच कर देता है कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट अगर कंप्लीट हो जाती है तो वो उस टाइम पे उस कॉल बैक को फायर कर देता है। तो बता रहता है कि यार मेरा काम पूरा हो चुका है। और जो क्लाइंट होता है, जैसे कि रिस्पेक्टिव क्लाइंट था और इसकी एक कॉल बैक यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रखी थी, तो वो उस कॉल बैक को कॉल कर देगा और उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज देगा। ओके। अब चलिए एक मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि ये एक्चुअली में चलता कैसे है। फॉर एग्जांपल कि यार एक सिंपल ऑपरेशन लेते हैं कि फाइल को ओपन करना है और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न करना है। ठीक है। तो ये काम नोड जेएस में कैसे होगा और एक अदर लैंग्वेजेस में कैसे होगा ये हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कोई भी पीएचपी लैंग्वेज ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक पीएचपी क्या करेगा कि सबसे पहले एक टास्क भेजेगा कंप्यूटर सिस्टम के पास, ये कंप्यूटर के फाइल सिस्टम को, कि मुझे ये फाइल को रीड करना है तो मुझे इस पे लॉग चाहिए। अब बिहाइंड द सीन क्या होता है, जैसे ही हमें फाइल को रीड करना होता है, करना चाहा, उसको उस टाइम पे ना इंस्टेंटली फाइल को रीड नहीं कर पाता, तो थोड़ा बहुत ना डिले होता है उस टाइम पे। जैसे कि मैंने बोला कि यार मुझे ये ए बी फाइल को रीड करके दे दो,
तो ऐसा नहीं होगा कि यार इंस्टेंटली मेरे को वो फाइल मिल गई, तो वो उसके लिए थोड़ा सा डिले होता है, मतलब थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब अदर रिक्वेस्ट क्या होती है कि पीएचपी क्या करेगी, अब रिक्वेस्ट जब तक वो फाइल को रीड नहीं कर लेती है तब तक वो वेट करती रहेगी कि यार जब तक वो फाइल का डाटा रीड ना कर ले तब तक वो उसको वहीं पे वेट करती रहेगी, अदर ऑपरेशन अदर रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं करेगी, वो वेट कराती रहेगी। जैसे ही उस रिक्वेस्ट का जो पहले जो रिक्वेस्ट आई थी, अ, वैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा, वो फ़ाइल का डाटा उसको मिल जाएगा और वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स में चला जाएगा, तब वो अगली रिक्वेस्ट को चांस देगी फ़ाइल को रीड करने के लिए। अब इसके अपोज़िटली नोड.जेएस कैसे काम करती है कि जैसे कि उसको भी ऐसे ही कोई फ़ाइल सिस्टम को कंप्यूटर के फ़ाइल सिस्टम को टास्क भेजेगा फ़ाइल रीड करने के लिए नोड.जेएस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि नोड.जेएस अब वेट नहीं करेगा इस रिक्वेस्ट के कंप्लीट होने का। वो सिंपली नेक्स्ट रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करेगा। जैसे ही फ़ाइल रीड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो रिस्पेक्टिव क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। ठीक है? तो अब हम ये होता है एक सिंगल थ्रेडेड, मतलब एक ही थ्रेड है और वही सारे काम कर रहा है। एक रिक्वेस्ट आई, चाहे 10 क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, तो वो 10 क्लाइंट को वेट नहीं कराएगा किसी भी क्लाइंट को। वो क्यू के अंदर हर एक इवेंट को रजिस्टर्ड करता जाएगा और जैसे-जैसे उसका काम होता जाएगा, वैसे-वैसे वो उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता जाएगा। लेकिन अपोजिटली अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। वो क्या करती है, वो वेट करती रहती हैं कि जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो थ्रेड को रिलीज़ नहीं करते। ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नोड.जेएस इज़ मेमोरी एफिशिएंट। अब ऐसा क्या होता है कि नोड.जेएस के अंदर कि यार ये मेमोरी एफिशिएंट हो गई है। ठीक है? तो अब चलिए इस पॉइंट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या होता है कि बाकी जो लैंग्वेजेस होती है उनमें मल्टीपल थ्रेड होते हैं, ठीक है? जिससे कि सभी को सीपीयू चाहिए होता है अपनी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि सभी थ्रेड को थोड़ा-थोड़ा टाइम देता है सीपीयू यूज़ करने के लिए। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है कि स्विच जब वो दो थ्रेड के बीच में स्विच कर रहा होता है, तो उसमें मेमोरी कंज़प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप ऐसा तो है नहीं, थ्रेड मतलब आप समझ लीजिए कि वो मेमोरी में स्पेस लेगा ही लेगा। अब 2 थ्रेड है, 2 थ्रेड के बीच में यार पहले मुझे इसको काम देना, फिर इसको टाइम देना, फिर इसको टाइम देना, फिर पहले वाले को टाइम देना, तो इसमें ना मेमोरी का कंज़प्शन ज़्यादा होता है और डिले भी होता है थोड़ा बहुत स्विचिंग करने के अंदर। अब मान लीजिए कि 1000 रिक्वेस्ट आई है, ठीक है? तो उनके लिए क्या होगा, 1000 थ्रेड बनेंगे और 1000 थ्रेड अपना-अपना एक मेमोरी स्पेस लेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि यार मेमोरी कंज़म्पशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली प्रोडक्शन का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसकी कॉस्ट भी हाई चली जाएगी। बट नोड.जेएस में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें मल्टीपल थ्रेड नहीं बनते, जिससे कि क्या होता है कि कम मेमोरी में भी हज़ारों रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लेता है। ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर। अब इसका क्या मतलब होता है कि यार ये नोड पैकेज मैनेजर है, ठीक है? नोड पैकेज मैनेजर। अब क्या होता है कि नोड को चूज़ करने की एक और वजह ये भी है कि इसके बिल्ट इन सपोर्ट होता है नोड पैकेज मैनेजमेंट का। हम जैसे ही हम नोड जेएस को डाउनलोड करते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्टली एनपीएम भी डाउनलोड हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एनपीएम एक सेट होता है रीयूजेबल कंपोनेंट्स का, ठीक है? जिसकी मदद से हम कोई भी ग्लोबली पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और खुद भी अपना कुछ बना के सेट ऑफ कोड को बना के एज अ मॉड्यूल बना के हम उसको एनपीएम के ऊपर पब्लिश भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि किसी अदर पर्सन को अगर हमारा जो कोड है, जितना काम हमने कर दिया है, वो उस सिंपली क्या करेगा, उससे एनपीएम की मदद से उस पैकेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेगा और यूज़ करना डायरेक्टली स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका सबसे बहुत ही बढ़िया यूज़ केस होता है कि और उस नोट एनपीएम की जो मार्केट है वो भी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। हर हर दिन हज़ारों लोग इसके ऊपर अपना कोड अपलोड करते हैं और डाउनलोड भी करते हैं। ठीक है? और अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नोड जेएस इज़ अ नॉन ब्लॉकिंग। तो नॉन ब्लॉकिंग मतलब है कि जैसे कि अपना एग्जीक्यूशन चलता रहता है बिना किसी
बिना किसी रुकावट के, नॉन ब्लॉकिंग मतलब। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि नोट नॉन ब्लॉकिंग मतलब कि जैसे कि 10 रिक्वेस्ट आई, ठीक है? अब जैसे मैंने भी आपको एक फाइल रीड सिस्टम का एक एग्जांपल दिया था कि 10 रिक्वेस्ट को आई और 10 को फाइल को रीड करना था। अब क्या करेगा कि यार वो हर पहली जो रिक्वेस्ट आई उसको फाइल को रीड करना था, तो पहली रिक्वेस्ट को होल्ड पे नहीं डालेगा, वेट नहीं करेगा कि यार जब तक मेरे को फाइल रीड नहीं हो जाती और मेरे को उसका डाटा रिटर्न में नहीं मिल जाता, तब तक मैं अगली रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने नहीं दूंगा। ऐसा इसमें नहीं होता, ये ब्लॉक कुछ भी नहीं करता। वो क्या करेगा, सिंपली उस इवेंट के थ्रू, जो रिक्वेस्ट आई है उसके थ्रू वो एक कॉल बैक को रजिस्टर्ड कर देगा, और जैसे ही उसका उस फाइल रीडिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, वो उस एक फंक्शन जो रजिस्टर्ड हुआ है उस रिक्वेस्ट के साथ, वो उसको रन कर देगा उस फंक्शन को, और रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें नोड जेएस को क्यों यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली वो बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, यू शुड यूज़ इट। तो ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे हम कि एक्चुअली में नोड जेएस काम कैसे करती है। ठीक है? तो तब के लिए गुड बाय एंड थैंक्स टू एवरीवन।